नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जेआईबी विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 10 के 60 नोट्स करने वाले हैं। ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी के बारे में। एजेंडा हमारा रहने वाला है कि हम बात करेंगे, पूरे चैप्टर की ओवरऑल डिस्कस करने वाले हैं। हम जानेंगे कि मतलब जो है क्लाइमेट चेंज क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, किसने बनाए हैं, कितने हैं, कोर एलिमेंट्स क्या हैं एसडीजी के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, इंडिया की प्रोग्रेस क्या है, इंडिया और एसडीजी 13 सस्टेनेबल डेवलपमेंट 13 रिलेटेड है किससे, क्लाइमेट चेंज से, उस पर बात करेंगे। बैंक और क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सीएसआर होता है, जो कि हेल्प करता है एसडीजी को पूरा करने में, उसके बारे में भी फ्रेंड्स हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो 60 नोट्स हैं फ्रेंड, तो आइडिया होगा ही आपको कि कैसे डिस्कशन होना है। तो क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आल्सो नोन एज ग्लोबल गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ग्लोबल गोल्स के नाम से जाना जाता है। ये बनाया गया है, अडॉप्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन द्वारा 2015 में, 2015 में इसे बनाया गया। किस उद्देश्य से? ताकि गरीबी को ख़त्म किया जा सके, अपने प्लैनेट को बचाया जा सके और साथ ही साथ में 2030 तक, बाई 2030 सभी लोगों को शांति और समृद्धि मिल सके। इसी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को यूनाइटेड नेशन द्वारा बनाया गया है। क्लाइमेट चेंज क्या होता है? तो लॉन्ग टर्म के जो चेंजेज होते हैं टेम्परेचर में, लॉन्ग टर्म चेंजेज इन टेम्परेचर और वेदर पैटर्न इज रेफर्ड एज क्लाइमेट चेंज। मतलब मतलब हमारी धरती के टेम्परेचर में, वेदर के पैटर्न में, यानी कि ठंडी, गर्मी, बरसात, ऐसे पैटर्न में अगर लॉन्ग टर्म में कोई चेंजेस नज़र आते हैं तो फ्रेंड्स उसे क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। फिर साइंटिस्ट ने कहा है कि अगर हम चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस रखा जाए, यानी पूरे दुनिया का टेम्परेचर केवल 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़े, हम ऐसा चाहते हैं अगर, तो उन्होंने कहा है कि साइंटिस्ट ने कि 2030 तक हमें जो ग्लोबल इमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का, उसको कट डाउन करना होगा 45% से 2010 के लेवल में। 2010 में जितना इमिशन करते थे उससे 45% कम करना होगा 2030 में, ऐसा साइंटिस्ट का सजेशन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13, देखिए कुल मिलाकर के एसडीजी कितने हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 हैं। हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि 17 कौन कौन से हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं फ्रेंड? 17 आर देयर। उसमें से जो 13वां है वो क्लाइमेट एक्शन के बारे में है। किसके बारे में है फ्रेंड? क्लाइमेट एक्शन के बारे में है। और इसका स्टेटमेंट क्या है? मतलब जो हमारा गोल नंबर 13 है, जो हमारा फ्रेंड्स गोल नंबर 13 है, उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है? टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। मतलब गोल नंबर 13 कहता है कि हमें अर्जेंट एक्शन लेना होगा ताकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे हम लड़ सकें और उसके इम्पैक्ट को भी हम संभाल सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 किससे रिलेटेड है? अभी बताया था क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है। तो 13 के लिए कुछ टारगेट सेट किए गए हैं। जो टारगेट सेट किए गए हैं एसडीजी 13 के लिए, उन्हें 2030 तक कंप्लीट करना है। कब तक कंप्लीट करने का समय दिया गया है? 2030 तक दिया गया है हमें, 2030 तक, ठीक है। अब अगला टॉपिक लेंगे, कोर एलिमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कोर एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो सितंबर 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA ने अनाउंस किया अ सेट ऑफ 17 एसडीजी, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, और उसने 17 एसडीजी दिए और इन 17 एसडीजी को पूरा करने के लिए 169 टारगेट सेट किए। कितने सेट किए टारगेट फ्रेंड्स? 169 टारगेट सेट किए हैं, जिन्हें अगले 15 वर्षों में पूरा किया जाना है, ठीक है। तो 2015 में ये टारगेट आए थे और अगले 15 वर्षों में पूरा होना है, तो यानी 2030 तक हमें ये अचीव करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिए, दो क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कितने? तो सर 17 हैं। और इन गोल्स को पूरा करने के लिए कितने टारगेट सेट किए गए हैं? इन 17 गोल्स को अचीव करने के लिए 169 टारगेट सेट किए गए हैं। ये गोल कब पहली बार प्रपोज हुए थे? जून 2012 में, जून 2012 में यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक शहर है, 20 जून को हुई थी, 20 जून को हुई थी। कितनी तारीख को? 20 जून 2012 को हुई थी। वहीं पर ये गोल पहली बार प्रपोज किए गए थे। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ हुआ था? ये रियो में हुआ था। रियो ब्राज़ील का एक शहर है, ठीक है। दीज सेट ऑफ गोल्स, यानी जो एसडीजी है
वो सुपरसीड करते हैं MDG को, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आने से पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ करते थे, उनको सुपरसीड करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लाया गया है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में जो 17 जो है SDGs हमारे हैं फ्रेंड्स, उन सब के बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है। 17 SDGs जो गोल हमने एग्री किए हुए हैं, वो सारे के सारे जो है SDG आपके सामने हैं, हम सब पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जरा चांस के एग्जाम में पूछ लिए जाएं। ओके, तो पहला है नो पावर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, मतलब कोई गरीब ना रहे, भूख से ना मरे कोई, जीरो हंगर होना चाहिए, अच्छी हेल्थ और स्वास्थ्य अच्छा रहे, अच्छी क्वालिटी की लोगों को एजुकेशन मिले, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, स्त्री और पुरुष में भेद नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा पानी और साफ़ सफाई होनी चाहिए, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी, जो भी हमारी एनर्जी की ज़रूरतें हैं वो सस्ती हों और साफ़ सुथरी हों, डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ, वर्क का इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंडस्ट्री भी अच्छी रहे, हमारी इनोवेशन होता रहे और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहे, रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी, असमानता को घटाने का प्रयास किया जाए, सस्टेनेबल एंड सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, यानी कि हमारे जो शहर हों वो सस्टेनेबल हो, ऐसा ना हो कि भूकंप और बाढ़ आए तो उसमें बह जाएं। ठीक है, उसके बाद में रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्ट हम कंज्यूम करें या बनाएं वो जिम्मेदारी से बनाएं, गलत चीज़ें ना प्रोड्यूस करें, कहने मतलब, और ना गलत चीज़ें हम खाएँ कंज्यूम करें। 13वां है क्लाइमेट एक्शन। ध्यान दीजिए, अभी SDG 13 की बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, तो SDG 13 किसके बारे में है? क्लाइमेट एक्शन के बारे में है। SDG 14 पानी के नीचे के जीवन के बारे में है, यानी लाइफ बिलो वाटर। SDG 15 क्या है? लाइफ ऑन लैंड, ज़मीन पर जो जीवन है। SDG 16वां पीस, जस्टिस और स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन के बारे में है। और 17वां है पार्टनरशिप फॉर द गोल। 17वां है कि हमें सभी देशों को मिल करके जो है ये 16 गोल जो है इन्हें अचीव करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए फ्रेंड्स। ओके, जो गोल मैंने यहाँ पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाए हैं इन्हीं को मैंने फिर से लिखा हुआ है, इन केस अगर कुछ रह गया हो तो दोबारा से देख लेते हैं। पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? नो पावर्टी। दूसरा जीरो हंगर। तीसरा गुड हेल्थ और वेलबींग। चौथा क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा जेंडर इक्वलिटी। छठवां क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7वां अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी। 8वां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9वां इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी को घटाना है। फिर 11वां हो गया फ्रेंड्स हमारी सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन होना चाहिए। क्लाइमेट का एक्शन 13वां है। 14वां है लाइफ बिलो वाटर। 15वां है लाइफ ऑन लैंड। 16वां है पीस की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, स्टॉक इंस्टीट्यूशन की बात करता है। और 17 है पार्टनरशिप टू अचीव द गोल की बात करता है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 17 जो है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे, पक्का पूछे जाएंगे, बहुत हॉट टॉपिक है। ग्लोबल इश्यूज और इनिशिएटिव की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जो है एक ऐसे फोरम के तौर पर आता है कि अगर दो देशों के बीच में अगर झगड़ा हो गया है और वो झगड़ा केवल एक पार्टी की तरफ से सॉल्व नहीं किया सकता है, तो उस केस में एक बेहतर फोरम का काम करता है। कौन? यूनाइटेड नेशन। ध्यान रखें, यूनाइटेड नेशन क्या करता है? मान लो US और कनाडा के बीच में अगर झगड़ा हो गया तो उस केस में यूनाइटेड नेशन के पास ही जाकर के उस झगड़े को सॉल्व किया सकता है। यूनाइटेड नेशन ने क्या किया हुआ है? नए चैलेंजेस अपने जो है एजेंडा में नए टास्क जोड़े हुए हैं, जिसके तहत वो फाइट करेंगे HIV एड्स वगैरह से, बिग डेटा से और क्लाइमेट चेंज वगैरह पर काम करेंगे। ये यूनाइटेड नेशन का नया इनिशिएटिव है। ओके, इंडिया की प्रोग्रेस क्या है हमारी? अगर हम देखें इंडिया की प्रोग्रेस क्या है SDG में, तो 2019 में हमारे 100 में से 60 मार्क्स थे। 2021 में हमारे 66 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो हमारा SDG स्कोर अभी कितना है? 2021 के हिसाब से 66 है। ठीक है, ध्यान रखें 2019 में कितना था? 60 था, 60 था, बढ़ करके 66 हो गया। कितने में? आउट ऑफ 100 की ये बात चल रही है फ्रेंड्स। ओके, क्यों हमारे 6 अंक क्यों बढ़े? क्योंकि भाई हमारे देश स्तर पर क्लीन वाटर और सैनिटेशन पर काम किया गया, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी पर काम किया गया। ओके, केरला जो है, मतलब कौन सा राज्य ऐसा है जो SDG इंडिया इंडेक्स में पहले नंबर पर है? तो फ्रेंड्स केरला जो है, केरल राज्य जो है SDG इंडिया इंडेक्स में पहले नंबर पर है। फिर आते हैं हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गोवा। ध्यान रखें कि SDG इंडिया इंडेक्स रिलीज कौन करता है? तो SDG इंडिया इंडेक्स को रिलीज करता है नीति आयोग। नीति आयोग कौन इशू करता है? नीति आयोग। और सबसे नंबर 1 पर कौन सा राज्य है? केरल राज्य है हमारा SDG इंडिया इंडेक्स पर। फिर आता है कि कोऑर्डिनेटिंग ऑफ SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को
कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो यही है, देखिए, नीति आयोग को दी गई है। गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, जैसे स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सभी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इंडिया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 की। इंडिया और SDG 13। SDG 13 अभी हमने देखा था, कुल मिलाकर 17 है। 17 में से 13वां क्या है? क्लाइमेट एक्शन के बारे में है। चैप्टर भी हमारा किसके बारे में है? क्लाइमेट एक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। इसीलिए हम क्लाइमेट एक्शन 13वें के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। वैसे तो 17 है, लेकिन हम पढ़ेंगे ज़्यादा 13वें के बारे में, 13th के बारे में, क्योंकि वो इस चैप्टर का मेन मोटिव है। इंडिया ने शपथ ली है कि हम नेट जीरो इमिशन कर देंगे 2070 तक एट यूनाइटेड नेशन का जो कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज समिट इन ग्लासगो, इन नवंबर 2021। ठीक है, तो ध्यान रखें, इंडिया ने नेट जीरो इमिशन, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनका उत्सर्जन 2070 तक हम जीरो कर देंगे, ऐसा हमने प्लेज किया हुआ है, ऐसे हमने शपथ ली हुई है। कब ली है? यूनाइटेड नेशन की जो कॉप होती है, COP 26, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं फ्रेंड, ये ग्लासगो में हुई थी 2021 में, तब ऐसी कमिटमेंट की गई है। ठीक है, तो नेट जीरो इमिशन कर देंगे, ऐसी हमने शपथ तो ले ली, लेकिन इसको पूरा कैसे करेंगे? तो सर, उसको पूरा करने के लिए इंडिया ने पंचामृत जो है कमिटमेंट किए हैं। कौन से कमिटमेंट किए हैं? पंचामृत। तो इंडिया हैज मेड पंचामृत कमिटमेंट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को लड़ने के लिए पंचामृत, ध्यान रखेंगे, पंचामृत मतलब 5 जो है टास्क अपने आप को असाइन किए गए हैं इंडिया द्वारा। पहला, अचीविंग टारगेट ऑफ नेट जीरो इमिशन बाई 2070। 2070 तक हम नेट जीरो इमिशन, यानी कि 2070 तक हम जो है नेट जीरो इमिशन कर देंगे, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बंद हो जाएगा। दूसरा, 500 गीगावाट बिजली हम पैदा करेंगे, किससे? नॉन फॉसिल एनर्जी। नॉन फॉसिल मतलब कि ना तो कोयला, ना तेल, ना गैस, इनको जला करके नहीं, अन्य तरीकों से। ठीक है, अपनी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसका 50% हम फुलफिल करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब के जरिए। ठीक है, तीसरा है, इंडिया जो है जितना भी जो है हम कार्बन इमिशन करने वाले हैं, तो 2021 में COP 26 हुई है, 2021 में COP 26 हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26। तो 26 में ये वादा किया गया है कि जितना भी हम 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने वाले थे, उसमें 1 बिलियन टन का रिडक्शन लेकर आएंगे। 1 बिलियन टन, सोचो कि हम 50 बिलियन टन लाने वाले थे उत्सर्जन, तो उसमें 1 बिलियन टन कम करेंगे, ऐसा हमने कमिट किया है 2030 तक। कब से? 2021 से। इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाई लेस देन 45% बाई 2030। 2030 तक हमारी जो कार्बन इंटेंसिटी है, मतलब हमारी इंडस्ट्री में जितना कार्बन उत्सर्जित हो रहा है, उसका उत्सर्जन हम 45% से घटा देंगे, जितना भी है उससे 45% रिड्यूस कर देंगे, ऐसा हमारा कमिटमेंट है। तो ये फ्रेंड जो है 5 हमारे पंचामृत हो गए। ठीक है, इसके अलावा COP 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26वीं मीटिंग थी, उसमें अनाउंस किया गया इंडिया ने OSOWOG, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, एक सूरज एक दुनिया एक ग्रिड। तो ये सोलर एनर्जी के बारे में है। गोल क्या है? हार्नेसिंग द सोलर एनर्जी। हम सोलर एनर्जी का बेहतर उपयोग करना चाहते हैं, इसी उद्देश्य से OSOWOG की बात की गई है। इसके अलावा इंडिया ने लॉन्च किया था प्लास्टिक हैकाथन 2021। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, प्लास्टिक हैकाथन 2021 का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कि इंडिया को सिंगल यूज प्लास्टिक से फ्री बनाना 2022 तक। किस उद्देश्य से ये हैकाथन आई थी? प्लास्टिक हैकाथन 2021 किस लिए आई थी? सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे देश में ना यूज हो। सिंगल यूज मतलब एक बार यूज की वो फेंक दी, रिसाइकलेबल ना हो, तो उसको जो है ख़त्म करने के लिए प्लास्टिक हैकाथन करवाया गया था। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 हुई, वो कहाँ हुई थी? इजिप्ट में हुई थी 2022 में। COP 26 कहाँ हुई थी? ग्लासगो में। COP 27 कहाँ पर हुई है? 27वीं मीटिंग इजिप्ट में हुई है। ध्यान रखें, एग्जाम में मे बी यू कैन इनकाउंटर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बैंक और क्लाइमेट चेंज में क्या रिलेशनशिप है, ये देखने का प्रयास करेंगे। तो क्लाइमेट चेंज इज लाइकली टू लोअर इंडिया GDP बाई 2.8% पर ईयर बाई 2050, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया की GDP हर साल 2.8% रिड्यूस हो जाएगी। 2.8%, जितना भी हम GDP ग्रो करना चाहते थे उसमें 2.8% कम ही ग्रो कर पाएंगे 2050 तक। किस वजह से? क्योंकि क्लाइमेट में चेंजेज हो रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? अगर भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी, सूखा पड़ेगा, तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी डगमगाएगी। ठीक है, थ्रू ग्रीन फाइनेंस द बैंकिंग सेक्टर कैन हेल्प इंडिया अचीव इट्स क्लाइमेट टारगेट। जो हमारा क्लाइमेट का टारगेट है उसको अचीव करने में बैंकिंग सेक्टर कैसे मदद कर सकता है? ग्रीन फाइनेंस के थ्रू। सवाल यह है ग्रीन फाइनेंस क्या होता है? ग्रीन फाइनेंस का मतलब होता है ऐसे लोन
जिनको ऐसे लोन जिनसे हम वो प्रोजेक्ट बनाएं या वो उस प्रोजेक्ट में पैसा दें जिससे कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। ठीक है, ऐसा लोन जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। फॉर एग्जांपल आपने सोलर का एक लोन दे दिया सोलर लगाने के लिए कि एक इंसान छत पे सोलर लगाएगा, इसकी वजह से इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं है, तो इसे ग्रीन फाइनेंस कह दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड। फिर फाइनेंशियल सर्विस टास्क फोर्स FSTF ऑफ सस्टेनेबल मार्केट इनिशिएटिव सजेस्टेड अ गैमेट ऑफ स्ट्रेटजीज, यानी कि मल्टीपल गैमेट मतलब एक पूरा गुच्छा स्ट्रेटजीज ऑन हाउ बैंकिंग सेक्टर कैन सपोर्ट एनर्जी ट्रांजिशन। ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल सर्विस टास्क फोर्स बनाया गया था, उसने बहुत सारी स्ट्रेटजी बताई है कि कैसे जो है इंडिया की एनर्जी ट्रांजिशन में बैंकिंग सेक्टर मदद कर सकता है। कैसे मदद कर सकता है, तो 2-3 पॉइंट हैं। पहला, बेंचमार्किंग द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंसिंग फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट, मतलब हम बैंकों को चाहिए कि वो सस्टेनेबल फाइनेंस की एक डेफिनेशन परिभाषा को बेंचमार्क करें, परिभाषा गढ़ें कि किसे सस्टेनेबल फाइनेंस माना जाएगा, ताकि भविष्य में अगर कोई इन्वेस्टमेंट चाहे, कोई लोन लेना चाहे तो बैंक ऐतराज ना करें। सिनारियो एनालिसिस करने की जरूरत है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, सिनारियो एनालिसिस करने की जरूरत है। उसके अलावा रिस्क को एसेस करें, क्लाइमेट रिस्क को एसेस करें और अपॉर्चुनिटीज़ को देखें कि सस्टेनेबल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म में क्या रिस्क है और क्या अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। तो ये 3 सजेशंस जो है किसने दिए हैं, फाइनेंशियल सर्विस टास्क फोर्स ने दिए हुए हैं। अब आता है ग्रीन फाइनेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कौन सा फाइनेंस चाहिए, ग्रीन फाइनेंस। ग्रीन फाइनेंस रेफर टू द फाइनेंशियल अरेंजमेंट दैट आर स्पेसिफिक टू द यूज ऑफ प्रोजेक्ट दैट आर इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल आर प्रोजेक्ट दैट अडॉप्ट एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, ग्रीन फाइनेंस मैंने आपको बताया था ऐसा फाइनेंशियल अरेंजमेंट, ऐसा लोन जो ऐसे प्रोजेक्ट में यूज किया जाएगा जो कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है, इन्वायरमेंट को बचा के रखेंगे, या फिर जहां पर क्लाइमेट चेंज के एस्पेक्ट को अडॉप्ट किया गया है, यानी कि क्लाइमेट चेंज को प्रभावित नहीं होने, क्लाइमेट चेंज को हम बचाएंगे। ठीक है, तो उसी को ही ग्रीन फाइनेंस कहते हैं। सवाल यहाँ पर आता है कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट, तो कौन से इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट होते हैं, वो यहाँ पर दिया है। इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट में आता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से, यानी कि हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे लेकिन रिन्यूएबल सोर्सेज से, जैसे सोलर से, विंड से, बायोगैस से, हवा से, सूर्य की ऊर्जा से, बायोगैस से। ठीक है, इन सब से हम अगर एनर्जी उत्पादित करें तो वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है। ग्रीन बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर एनर्जी की जरूरत ना पड़े, यानी धूप से, बारिश से, इन सब से उनका काम चल जाए, ग्रीन बिल्डिंग हो जाएगी जहाँ एनर्जी बचे। रिसाइकलिंग, प्लास्टिक वगैरह, कबाड़ वगैरह, इन सब का रिसाइकल किया जाए। इफ़िशियंट डिस्पोजल किया जाना चाहिए और कन्वर्जन टू एनर्जी, मतलब कहने का जो वेस्टेज है, जो वेस्ट हो रहा है चीज़ें, उनको रिसाइकल किया जाए, उनका इस तरीके से डिस्पोजल, सही तरीके से डिस्पोजल किया जाए, और अगर संभव हो तो उस कचरे को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर दें। अगर ऐसे सारे कामों में हम लगे हुए हैं तो इन सभी प्रोजेक्ट्स को फ्रेंड्स इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब इंडिया में प्रोग्रेस क्या हुई है, इंडिया में प्रोग्रेस क्या हुई है इस क्षेत्र में, किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ग्रीन फाइनेंस के क्षेत्र में। तो 2017 दिसंबर 2007 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन इशू किया, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रोल ऑफ बैंक। ठीक है, और उसमें उन्होंने पहली बार मेंशन किया इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के और क्लाइमेट चेंज के इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2007 में ही बात कर दी, किस बारे में, कि भाई ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला है, क्लाइमेट चेंज का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसे में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा 2007 में हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। उसी क्रम में आगे चल करके 2008 में NAPCC बनाई गई, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया गया, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को बनाया गया। ये किस लिए बनाया गया था, उद्देश्य था कि ये ब्रॉडर पॉलिसी फ्रेमवर्क बना करके देंगे। NAPCC का काम होगा कि पॉलिसी बना करके दो कि कैसे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को मिटिगेट किया जाए, कम कैसे किया जाए, इसके लिए बनाया गया, एक संस्था बनाई गई एक तरीके से। ठीक है, NAPCC, तो इसका काम था सरकार को सजेस्ट करना कि क्या पॉलिसी लाई जाए, ताकि जैसे देखो 15 साल बाद जो है गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाता है, डीजल पेट्रोल गाड़ियों क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि वो आगे चल करके बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाने वाली हैं। तो इस तरीके के सजेशन इनका देने के लिए ये NAPCC को बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद में क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट CCFU बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत 2011 में। 2011 आता है, 2007 में RBI ने काम किया, 2008 में NAPCC बनाया गया, 2011 में
फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट बनाई गई। इसका उद्देश्य था जितनी भी एजेंसी हैं जो ग्रीन फाइनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि चाहे बैंक हो चाहे एनबीएफसी हो, जो ग्रीन फाइनेंस के लोन देते हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी सीसीएफयू को दे दी गई। किसको दे दी गई? सीसीएफयू, क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट ही बना दी गई। इनका काम ही यही था कि आपको मॉनिटर करना है जितनी भी ग्रीन फाइनेंस देने वाली संस्थाएं हैं, चाहे वो बैंक है, चाहे एनबीएफसी है, चाहे एनजीओ है, चाहे जो भी हो, ठीक है। फिर आता है सेबी। सेबी ने क्या किया? मैंडेटरी कर दिया कि जो टॉप 100 लिस्टेड कंपनियां हैं, टॉप 100 लिस्टेड एंटिटी या कंपनियां हैं, उनको ये कहा कि आपको एनुअल बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। 2012 से ऐसा किया। सेबी ने क्या किया? 2012 से कह दिया कि जितनी भी कंपनियां हैं, अगर वो लिस्टेड हैं कहाँ पर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, तो टॉप 100 कंपनी किसके आधार पर? मार्केट कैपिटलाइजेशन, कितनी पूंजी है उसके आधार पर जो टॉप 100 कंपनी है, चाहे एनएससी को हो चाहे बीएससी को हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दिल्ली में है, ये बॉम्बे में है, ठीक है। तो इनको कहा कि अब आपको सालाना बेसिस पर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ेगी। अगर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर ये ग्रीन फाइनेंस और इन सब की बातें करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें करनी पड़ेंगी इनको, ठीक है। मजबूरी हो गई। मई 2017 में सेबी ने गाइडलाइन इशू की ग्रीन बॉन्ड इशू करने से रिलेटेड, कि ग्रीन बॉन्ड इशू करने के लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, और साथ ही साथ में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की भी बात की कि अब आपको ग्रीन बॉन्ड इशू करना है तो सर्टेन डिटेल्स आपको शेयर करनी पड़ेगी। इसी क्रम में चूँकि हमने सोलर एनर्जी, यानी कि हमने कहा है ना कि हम 50% अपनी एनर्जी की ज़रूरतें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से या सोर्सेज से पूरा करेंगे, तो उसी क्रम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? 30% का जो है इंस्टॉलेशन कास्ट जितनी है उसका 30% जो है वो सब्सिडी दे रही है रूफटॉप सोलर पैनल में। अगर आप अपने छत पर, अपने घर की छत पर अगर सोलर पैनल लगवाते हैं तो जितनी भी कॉस्ट आएगी उसका 30% सब्सिडी के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। कुछ विशेष राज्यों में ये अप टू 70% भी है, 70% भी है। विशेष राज्यों में जम्मू एंड कश्मीर का जिक्र किया जा सकता है, हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया जा सकता है, ठीक है। तो ये विशेष, या फिर इवन आसाम वगैरह भी हो सकता है, उधर के 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं उनका भी जिक्र हो सकता है, ठीक है। तो ये है क्यों दे रही है सरकार? ताकि आप अपने घर में जरूर से जरूर सोलर पैनल लगवाएं। जब आप सोलर पैनल लगवाएंगे तो सरकार के ऊपर दबाव घटेगा, आप इलेक्ट्रिसिटी पर कम निर्भर रहेंगे, सोलर एनर्जी पर ज़्यादा निर्भर रहेंगे। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल और मतलब इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी सरकार ने फोकस किया। उसी के तहत फेम स्कीम लाई गई 2 बार। फेम स्कीम 2 बार लाई गई, एक बार 2015 में, एक बार 2019 में। फेम स्कीम क्या है? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। फेम का फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। फेम 2015-2019 में लाई गई। हाइब्रिड व्हीकल के बारे में और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब आप जानते ही हैं, ओला वगैरह हो गई, ठीक है। हाइब्रिड व्हीकल ऐसी व्हीकल होती है फ्रेंड जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्लस पेट्रोल या इलेक्ट्रिसिटी प्लस डीजल दोनों के लक्षण होते हैं। अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिसिटी से चलाइए, अगर चार्ज नहीं है तो डीजल या पेट्रोल पे चला लीजिए। इवन स्पीड का भी फंडा होता है कि अगर 50 तक चलेंगे तो चार्जिंग से चलेगी, 50 से ऊपर की स्पीड में चलेंगे तो डीजल या पेट्रोल पर शिफ्ट कर जाएगी, तो वो हाइब्रिड मॉडल होता है। इन हाइब्रिड मॉडल होता है, तो इनको बढ़ावा देने के लिए, उनमें फ्लो ऑफ क्रेडिट बढ़ाने के लिए, लोन बढ़ाने के लिए जो कंपनियां बना रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल, उनमें अच्छा खासा पैसा जाए ताकि जो व्हीकल हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं, उनका अपफ्रंट परचेज प्राइस घटे, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार हो, चार्जिंग स्टेशन वगैरह तैयार हो। इसी के क्रम में ये फेम स्कीम 2 बार लाई गई है, ठीक है। इन ऑर्डर टू काउंटर द हाई अपफ्रंट कास्ट ऑफ सच व्हीकल्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसी क्रम में चूँकि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक स्कीम लाई गई जिसका नाम है ग्रीन कार स्कीम। इसका नाम क्या है? ग्रीन कार स्कीम, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है। इसमें क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल कार खरीदेंगे तो जितना भी इंटरेस्ट देते हैं, सोचिए आर देते हैं, तो अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो आर माइनस 0.20% यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप SBI की वेबसाइट पर चेक करेंगे तो 0.25% लेस इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। इसकी खासियत ये है कि अगर नॉर्मल कार पे 8% का ब्याज लगता है तो जो है इलेक्ट्रिक कार पर 7.75% का ही ब्याज लग रहा है। एक खासियत ये है। साथ ही साथ में रीपेमेंट पीरियड भी ज़्यादा बढ़ा करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है ताकि लोग खरीदें, ठीक है। उसके अलावा RBI ने क्या किया है? रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के स्कीम में 2015 में जोड़ दिया। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में RBI ने क्या किया? रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को जोड़ दिया। तो जोड़ने से क्या फ़ायदा हुआ कि अगर कोई फर्म है
उसको अप टू 30 करोड़ रुपए का लोन दिया जाता है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाएगा। और कोई घर है, हाउस होल्ड है, तो उसको अगर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाएगा। अब अगर प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाएगा तो बैंक इंटरेस्टेड होंगे कि हम लोन दे रिन्यूएबल एनर्जी के। क्यों? क्योंकि उनको जो है प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट पूरा करना होता है, अदरवाइज पेनाल्टी लग जाती है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे प्रोग्रेस और चैलेंजेस ग्रीन फाइनेंस। ग्रीन फाइनेंस में क्या प्रोग्रेस हुई है और क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने मौजूद हैं। ओके, तो इंप्रूवमेंट्स इन जनरल अवेयरनेस, इंप्रूवमेंट यानी कि जनरल अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। इनका कहने मतलब ये है जनरल अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। उसी क्रम में ये बोलते हैं कि आप गूगल ट्रेंड्स का यूज करके ये पता कर सकते हैं कि गूगल में कौन व्यक्ति क्या कहाँ सर्च कर रहा है, किस लोकेशन पर सर्च कर रहा है, कि ग्रीन हाउस या ग्रीन फाइनेंस के बारे में कौन रिसर्च कर रहा है। तो एक आइडिया हमें लग जाएगा कि हाँ भाई ग्रीन फाइनेंस के बारे में लोगों को कितनी अवेयरनेस है, कितना वो इंटरेस्टेड हैं इस सब में। ठीक है, समझ गए। तो अभी क्या है, जनरल अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन नॉर्मल सोर्सेज से हमारे पास डेटा नहीं है। तो वही बोल रहे हैं कि गूगल सर्च से गूगल ट्रेंड आता है कि भी मौके पर क्या ट्रेंड कर रहा है। तो गूगल ट्रेंड एक टूल के तौर पर यूज करके हम डिटेल निकाल सकते हैं कि ग्रीन फाइनेंस में लोगों की जानकारी का क्या स्थिति है, कितना लोग इसको यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। फिर बात करेंगे ग्रीन लैंडिंग की। तो बात हमने कर ही ली थी। ग्रीन लैंडिंग का मतलब ऐसा होता है, ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट है। ग्रीन लैंडिंग मतलब वही लोन देना, लोन ऐसे प्रोजेक्ट को देना जिनका पॉजिटिव प्रभाव हो इन्वायरमेंट पर ये नेगेटिव प्रभाव ना डाले, पॉजिटिव प्रभाव डाले, तो उसे ग्रीन लैंडिंग कहा जाता है। दिस इंक्लूड्स फंडिंग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर इनिशिएटिव दैट हेल्प रिड्यूस पोल्यूशन एंड कंजर्व रिसोर्सेज। तो इसमें हम फंडिंग कर सकते हैं किसको, ग्रीन लैंडिंग में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यानी सोलर वगैरह के लिए, विंड के लिए, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसे काम जिससे पोल्यूशन घटे और रिसोर्सेज सुरक्षित रहें, तो उन सबको अगर हम लोन देते हैं तो उसे फ्रेंड्स जो है ग्रीन लैंडिंग कहा जाता है। अब आती है फ्रेंड्स जो है ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में बात। तो ग्रीन बॉन्ड्स देखें तो ग्रीन बॉन्ड्स आर द बॉन्ड इशूड बाय एनी सोवरजीन गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाते हैं या फिर कंपनियों द्वारा इशू किए जाते हैं। उद्देश्य ये होता है कि जब ग्रीन बॉन्ड बेचा जाएगा तो उससे जो भी पैसा आएगा उससे हम उन प्रोजेक्ट को काम बढ़ाएंगे जो कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हों। ठीक है, इन्वायरमेंटली फेवरेबल जो प्रोजेक्ट हैं उन्हीं में इस पैसे को हम लगाएंगे, तो वो होता है ग्रीन बॉन्ड। और ग्रीन बॉन्ड जो है इंडिया में 2015 से इशू हो रहे हैं। कब से इशू हो रहे हैं फ्रेंड? 2015 से इशू हो रहे हैं। फिर आता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR एक्टिविटी। तो एम ऑफ CSR इज मतलब कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ होती है, होता क्या है, कोई भी कंपनी अगर है तो जितना भी वो प्रॉफिट कमाती है उसका जो है 2% उसे सामाजिक हितों में लगाना पड़ता है, तो वही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिंपल। सेक्शन 135 जो है फ्रेंड्स कंपनीज एक्ट 2013 का, वो जो है लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि CSR को लीगल सपोर्ट कौन देता है, तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 135 देता है। इसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 7 जो है ओवरऑल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है CSR के लिए। CSR के लिए ओवरऑल डायरेक्शन कौन देता है? यही। ठीक है, उसके बाद में CSR अटेम्प्ट करता है हंगर को, पॉवर्टी को और माल न्यूट्रिशन को एलिमिनेट करने का। CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम क्या करते हैं, गरीबी को, भुखमरी को और माल न्यूट्रिशन को घटाने की कोशिश करते हैं। CSR इंटेंड करता है हेल्थ केयर को प्रमोट करने में, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को प्रमोट करने में, सैनिटेशन साफ सफाई को बढ़ावा देने में। ओवरऑल ये कंट्रीब्यूट करता है स्वच्छ भारत कोष प्रोग्राम को। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मान लो कहीं कोई धार्मिक स्थल है, वहाँ आपने पानी की टंकी लगवा दी, ठीक है, या कोई मंदिर है उसका जीर्णोद्धार करवा दिया, कोई स्कूल है वहाँ पर जो है कंप्यूटर वगैरह गिफ्ट कर दिए। इस तरीके के जो न्यूमरस टास्क होते हैं फ्रेंड्स, ये सभी CSR के ही पार्ट होते हैं। ठीक, उसके बाद में गाइडलाइन क्या है कि अगर कोई कंपनी है वो फ्री है कितना, मोर देन 2% स्पेंड करने का। अगर वो चाहे तो 2% से ज़्यादा, फ्रेंड्स 2% होता है, जितना भी आपका नेट प्रॉफिट है उसका 2% आपको मैंडेटरी होता है CSR पर खर्चा करना। हर साल जितना भी आपका नेट प्रॉफिट उसका 2% खर्चा करना होता है। लेकिन यदि कोई कंपनी चाहे तो वो मोर देन 2% भी खर्चा कर सकती है, और जो एक्स्ट्रा खर्चा किया है उसको सेट ऑफ किया जा सकता है अगले साल। ठीक है, तो जैसे इस साल अगर 100 रुपये खर्चा करने थे और आपने 150 रुपये खर्चा कर दिए, तो अगले साल 50 घटा करके कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगले साल मान लो 80 रुपये खर्चा करने हैं तो 50 घटा करके सिर्फ 30 रुपये खर्चा कर देंगे तो भी सरकार को कोई ऐतराज़ नहीं है। इसका मतलब ये है। उसके अलावा अगर आप जो है इसके प्रोविज़न को, CSR के प्रोविज़न को कोई फॉलो नहीं करता है तो पेनाल्टी है, कम से कम 1 करोड़ रुपये उस कंपनी के ऊपर लगाया जाएगा जिसने CSR के प्रोविज़न को फॉलो नहीं किया, और हर एक ऑफिसर जिसने गलती करी, डिफ़ॉल्ट किया है, उसके ऊपर कम से कम 2 लाख रुपये का पेनाल्टी लगाई जाती है। पहले क्या था,
पहले 3 साल की जेल हो जाती है फ्रेंड्स, ओके, यानी कि पहले जेल हो जाती थी, इम्प्रिजनमेंट ऑफ मैक्सिमम 3 साल के लिए जेल कर देते थे डिफॉल्टिंग ऑफिसर को, 2019 का गाइडलाइन है। लेकिन 2020 में ये हटा करके पेनल्टी ला दी गई कि अगर कंपनी गड़बड़ करती है तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का पेनल्टी, और अगर कोई ऑफिसर गलती करता है तो कम से कम 2 लाख रुपए की पेनल्टी उसके ऊपर लगाई जाएगी। इसके अलावा एक चेंज और किया गया, ये कि पहले अगर CSR को कंप्लायंस नहीं करते थे तो उसे क्राइम माना जाता है, क्रिमिनल एक्टिविटी माना जाता था, लेकिन अब इसे एक सिविल रॉन्ग माना जाता है कि सिविल गलती हुई है आपसे, ठीक है, पेनल्टी ला दी गई है, लेकिन अब आपको इसे क्राइम नहीं माना जाता है कि CSR को नहीं फॉलो किया तो हत्या जैसा जुर्म इसे नहीं समझा जाता। तो पहले समझते थे, लेकिन अब इसको सिविल रॉन्ग माना जाता है, ना कि जो है एक क्राइम एक्टिविटी में माना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा लेटेस्ट डेवलपमेंट में कि अगर आप CSR को नॉन कंप्लायंस करते हैं तो ये एक क्राइम नहीं रहा, अब ये एक सिविलियन मिस्टेक हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस मेरे ख्याल से यहीं पर फ्रेंड्स जो है हमारा ये लेक्चर पूरा कवर हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।